नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे आपका जो मतलब मुश्किल टॉपिक लगता है, लेकिन हमने यहाँ पर सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगी और सबसे जो इम्पोर्टेंट रहेगा, कम समय में रहेगा। समाधानी विकास हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और दूसरी बात ये है, जो भी एग्जाम चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो और राजस्थान वाला हो, ठीक है, आरपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी आरओ कोई भी, सारे एग्जाम का हमने पीवाई को यहाँ से लिख लिया है, उसी को हमने मर्ज करके एक साथ लिखा है। ठीक है, चलो, कोई ना कोई जो भी लाइन लिखी है हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। ये जो कंटेंट चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो पहला बात कर लेते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बात कर लेते हैं। इस एक्ट के अनुसार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 4 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, जिनकी संख्या 24 होगी, जिनमें एक चौथाई प्रतिवर्ष अवकाश प्राप्त करेंगे। ठीक है, अवकाश प्राप्त करेंगे कितने, 1/4 जो होंगे वो प्रतिवर्ष अवकाश प्राप्त करेंगे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी, 24 नियुक्त की गई और जो आपका 4 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। ठीक है, इसी के तहत 1773 वाला जो हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। इसी एक्ट से 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना। ठीक है, ये भी सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया है। कौन बनता है, तो वॉरेन हेस्टिंग बनता है प्रथम गवर्नर, जो आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। इसी अधिनियम द्वारा कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। तो ये सवाल भी पूछा गया था, कौन से अधिनियम से जो कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना इसी से की जाती है। एक मुख्य न्यायाधीश था, 3 इसमें अन्य न्यायाधीश थे। इसमें पूछा भी गया था मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो इसमें एलिजा एम्पे थे, तो और चैम्बर्स हाइड थे और लेमेस्टर थे। ठीक है, मतलब चैम्बर्स थे, लेमेस्टर थे, हाइड थे। ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश थे, बाकी मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को कुछ मामलों में बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंस के ऊपर पर्यवेक्षी अधिकार मिला था। ठीक है, ये भी आपका सवाल पूछा गया है, पर्यवेक्षी अधिकार किसके द्वारा दिया गया था, तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसी के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या हुआ था, बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई, 1774 में हुई। ठीक है, बिहार के लिए गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम में दिए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य 5 थे। ठीक है, कौन थे भाई 5, वॉरेन हेस्टिंग थे, बारवेल थे, क्लेवरिंग थे, फ्रांसिस मॉनसन थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम चर्चा करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का। इसमें क्या होता है, लंदन में एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य थे। ठीक है, कितने, 6 सदस्य थे। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके कितनी कर दी गई, 4 कर दी गई। ठीक है, नियंत्रण मंडल में कंपनी के राजनीतिक, प्रशासनिक तथा व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन करता था। यानी नियंत्रण मंडल क्या था, नियंत्रण मंडल जो था वो क्या कर दिया गया, वो कंपनी के राजनैतिक, प्रशासनिक एवं व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है, वो कौन से, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसी के तहत किया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हो जाती है। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं आगे कौन सा है भाई। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ और है, 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था, तो इसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 की अगर बात करते हैं, तो 1813 में आपका खूब चर्चा में आता है, जो बहुत बार पूछा गया। इसमें बोला गया है कि जो शैक्षिक विकास हेतु कंपनी जो होगी, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात कही गई थी। इसमें आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, भारतीय राज्य
भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया। ठीक है, किसके तहत? 1813 के तहत। और क्या किया गया इसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चाय तथा चीन के साथ में व्यापार पर एकाधिकार की छूट प्रदान की गई। इसी एक्ट के द्वारा प्रथम बार अंग्रेजों की भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई थी। ठीक है, चलो भाई आगे। 1813 के बाद में 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, इस एक्ट में यह उपबंध किया गया था कि कोई भी भारतीय केवल वंश, जन्म स्थान, धर्म, वर्ण या इनमें से किसी भी आधार पर कंपनी के अधीन किसी भी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1833 का चार्टर एक्ट में ऐसा बोला गया था। कंपनी के चीन के साथ व्यापार व्यापार व चाय के व्यापार के विशेषाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। तो चाय और चीन के साथ जो व्यापार वाला था उसमें दिया गया था 1813 वाले में, लेकिन 1833 वाले में इसे भी समाप्त कर दिया गया। इसी एक्ट में पहली बार भारतीयों के अपने अपने ही देश के प्रशासन में पहली बार अवसर दिया गया। ठीक है, कौन से? 1833 में। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया गया। इसने जो प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया था। इसने जो आपका 1833 का जो चार्टर एक्ट था, फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया 1833 के तहत। आगे हम बात करते हैं 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, इस एक्ट के पूर्व नागरिक सेवा में समस्त नियुक्तियां जो ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक करते थे। ठीक है, इसके पूर्व क्या था? इस एक्ट के पूर्व नागरिक सेवा में समस्त नियुक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक करते थे। 1853 के चार्टर एक्ट ने यह कानूनी व्यवस्था लागू कर दी कि नागरिक सेवा में सारे प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा किए जाएंगे। यह डिसीजन लिया गया कि प्रतियोगी परीक्षा होगी तभी उसमें नागरिक सेवा के अधिकारी जो बनाए जाएंगे वो करे जाएंगे। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट, क्योंकि इसके पहले जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक करते थे, नियुक्तियां करते थे। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया, तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1858 का जो महारानी का घोषणा पत्र था। यहाँ से आपके सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की। तो ब्रिटिश राज ने क्या कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला तुम हटो यार, हम देख लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया गया। ठीक है, यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था। ठीक है, इस अधिनियम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा भारत का राज्य सचिव पद सृजित किया गया। यहाँ से आपका सवाल बनता है। ठीक है, भारत का राज्य सचिव पद बनता है 1858 का जो आपका अधिनियम आता है उसके द्वारा होता है। उसी में आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये पद को समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 जो सचिव बनाए गए ना, राज्य सचिव बनाए गए, वो भारत सचिव के सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 1 नवंबर 1858 में कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। ठीक है, भारतीयों के साथ जाति, धर्म और प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये 1858 के आपका अधिनियम में बोला गया। और जैसे उसमें नहीं 1853 वाले में चर्चा करा गया था कि किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, निकाला नहीं जाएगा, ये चीज़ें अभी पढ़ रहे थे ना। 1833 का था ये, 1833 वाला था। ठीक है, 1833 वाला था। ठीक है, सॉरी, 1853 में नियुक्तियों वाला सिस्टम था कि मतलब नियुक्तियां जो होंगी वो आपका जो प्रतियोगी परीक्षा होगी उसी के माध्यम से जो पास करेंगे उन्हीं को नियुक्त किया जाएगा। चलो भाई का हम यहाँ पढ़ते। ठीक है,
तो भारतीयों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया, ठीक है। यानी वही सेक्रेटरी मतलब राज्य सचिव, ठीक है। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना, ठीक है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये इसी का था। कौन सा? 1858 वाला था। आगे बात कर लेते हैं 1861 वाला। 1861 में क्या होता है? इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया था। अच्छा, एक पुट डाल दिया। सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता था और उनके कार्यों को अन्वय रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया गया था जो गवर्नर जनरल द्वारा उनके इसके समझ रखे जाते थे, ठीक है। 1861 के तहत ही स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, जिसमें बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, ठीक है। तो 1861 के तहत ही जो आपका अधिनियम आता है, उसके तहत ही आपका स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाती है। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में की जाती है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। इसी के तहत 1861 के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या वृद्धि का अधिकार दे दिया गया कि आप संख्या भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, भी बढ़ा लो, समस्या अगर जा रही है आपको, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं 1892 का आपका जो भारत परिषद अधिनियम आता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका सवाल पूछा गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो 1892 में भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई। कब से? 1892 के अधिनियम से की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए गैर सरकारी का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से करने का प्रावधान था, ठीक है भाई। 1892 का जो अधिनियम भारतीयों की उग्र राष्ट्रीय भावना को संतुष्ट नहीं हो सके, इसका प्रमुख कारण यह था कि भारतीय सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुपयुक्त थी, क्योंकि सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर मत देने का अधिकार नहीं था और ना ही उन्हें सहायक प्रश्न पूछ सकते थे। मतलब ना ही वोट कर सकते हो, ना ही तुम उस पर प्रश्न कर सकते हो, सहायक प्रश्न कर सकते हो, पूछ सकते हो, तो फिर फायदा ही क्या था, ठीक है। तो प्रथम बार में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ 1892 वाले में। शाही विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी। परिषदों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने का अधिकार। चर्चा करके क्या होगा यार, ठीक है, वोट दे नहीं सकते हो आप, प्रश्न पूछ नहीं सकते हो, ठीक है, केवल चर्चा कर सकते हो। परिषदों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो जो अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, लॉर्ड मार्ले जो यूके में भारत के राज्य सचिव थे, ठीक है। मतलब ब्रिटेन में बंदा बैठा था, ठीक है, मार्ले था। मिंटो था वो भारत का वायसराय था। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करके पूरक प्रश्न पूछने था, मत देने का अधिकार था। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, ये भैया इसमें सब कुछ कर दिया। चैम्बर्स ऑफ क्या भी है? चैम्बर्स ऑफ कोड, यानी विश्वविद्यालयों जैसे जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान शामिल था, तो इसमें कर दिया गया, ठीक है। और वहीं ऊपर जो आपका 1893 वाले में था, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। जो प्रावधान उसमें नहीं थे वो इसमें जोड़े गए, ठीक है। उसमें वाले में 1909 वाले में मार्ले मिंटो सुधार। फिर मार्ले मिंटो सुधार जो अंग्रेजों का टारगेट क्या था? इसमें टारगेट था कि भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़ाना, ये टारगेट था इनका। इसलिए तो इन्होंने मुस्लिमों को प्रथम निर्वासन दिया था। राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत समाप्त कर दी गई। भारत शासन अधिनियम जो 1909 गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए। 1909 वाला अधिनियम जो है यूके के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलता है, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। इसी में मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखकर भेजा था। मार्ले भैया जो बैठा है कहाँ पर? वहाँ बैठा है, ठीक है। मिंटो यहाँ है। मिंटो भारत का वायसराय है इस समय।
तो मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखकर भेजा कि 1909 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत पो रहे हैं, इसके परिणाम भीषण होंगे। मार्ले भारत का राज्य सचिव, भारत का सचिव था, राज्य सचिव था, और मार्ले भारत का राज सचिव था और आपका वायसराय कौन था? मिंटो हो जाता है। भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? मिंटो को कहा जाता है। अरुंडेल समिति के रिपोर्ट के आधार पर 1909 का आपका क्या आता है भाई? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आता है। ठीक है भाई। इसके बाद आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा की। इसी अधिनियम में 1921 में बंगाल, मद्रास, बम्बई, यूपी, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, 1919 में यानी द्वैध शासन लगाया गया। ठीक है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध सरकार की शासन की व्यवस्था की गई। केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्ति का हस्तांतरण कर दिया गया। राष्ट्रीय महत्व के विषयों में गवर्नर जनरल का अधिकार दिया गया। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। स्थानीय महत्व के विषयों को प्रांतों में आरक्षित और स्थानांतरित के अंतर्गत रखा गया, जिसे द्वैध शासन कहा गया। मतलब स्थानीय महत्व के हैं तो प्रांतों को दे दिया गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा सिखों, ईसाई तथा एंग्लो इंडियंस को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देकर सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया। ठीक है, 1919 के समय अगर बात करते हैं, यूके का पीएम कौन था? लॉयड जॉर्ज था। ठीक है, और इस समय जो राजा कौन था? जॉर्ज पंचम ने इसे अनुमोदित किया था। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई, या एक सदन राज्य परिषद तथा दूसरे को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। ठीक है, केंद्रीय परिषद में वायसराय के 8 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय नियुक्ति किए गए। इस अधिनियम में प्रथम बार उत्तरदायी शासन शब्दों को स्पष्ट किया गया, किसमें? 1919 वाले में ही। ठीक है, 1919 के अधिनियम में ही क्या किया गया? तात्कालिक कारण क्या था? 1916 का होम रूल लीग आंदोलन था। मेसोपोटामिया कमिश्नर की रिपोर्ट थी। ठीक है, ये भी आपका सवाल पूछा गया है, जिसमें भारतीय अकुशलता का स्पष्ट आरोप था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई तथा प्रांतीय विषयों में को 2 भागों में बांटा गया। एक था आरक्षित विषय, एक था आपका हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में क्या था? प्रशासन जो गवर्नर और उनकी कार्यकारिणी परिषद द्वारा इसमें किया जाता था आरक्षित विषयों पर काम। हस्तांतरित विषयों पर काम प्रशासन, गवर्नर और निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता था। हस्तांतरित वाले मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। मतलब मॉन्टेग्यू जो था भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड कौन था? भारत के वायसराय थे। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 जो होता है 1921 में लागू होता है। द्वैध शासन प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन किया गया। ठीक है, इसी में किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में ही होनी थी। ठीक है, जो भारत में ही होनी थी। आगे की बात कर लेते हैं। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से भैया अधिक हो गया था। ठीक है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना इसी अधिनियम से होती है, 1919 के अधिनियम से ही होती है। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 पर गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में साक्ष्य दिया। अच्छा, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, श्रीमती हीराबाई टाटा, मुथु लक्ष्मी धनवंती और कमला देवी चट्टोपाध्याय, बेगम हजरत मोहानी, लेडी सदाशिवराव अय्यर, ये इसमें सम्मिलित थी। ठीक है, मतलब महिला मताधिकार के बारे में ये मांग कर रही थी ये लोग। 1919 से ही भारतीय जो उच्चावच यानी उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। भारतीय उच्चायुक्त का पद का सृजन किया गया। जैसे अभी हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो वो पद खत्म करे गए थे, और बोर्ड ऑफ भारत राज्य सचिव, ठीक है, राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, कोई बताएगा?
चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसको भाई, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर यहाँ तक हो गया। हाँ, 1919 से ही भारतीय, ये तो बता दिया अभी। स्वराज पार्टी ने इस अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया था। किसने? स्वराज पार्टी ने। इनकी मांगों के परिणाम स्वरूप इस अधिनियम की समीक्षा के लिए वर्ष 1924 में मुड्डी मैन समिति की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे आपका जो चर्चित रहता है भारत शासन अधिनियम 1935 वाला, ठीक है। गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई। गवर्नरों को विधायी प्रक्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्तियां तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना ये बताया गया। राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ, ठीक है। राज्यों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया। एक संघ का प्रावधान करा गया। इस अधिनियम के तहत विधानमंडलीय महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई। किसमें भैया? 35 वाले में। चर्चा किसमें हो रही थी? 19 वाले में, ठीक है। उसके बाद में 35 में कर दिया गया। इसमें प्रांतीय स्वशासन लाया गया तथा इसमें भारत का संघ प्रस्तावित किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रस्तावित किया गया। 1935 का भारत शासन अधिनियम से ही फेडरेशन तथा संसदीय प्रणाली का सिद्धांत इसमें लिया गया है, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की प्रगति भारत सरकार अधिनियम 1935 के परिणाम पर पारित होने के रूप में हुई, ठीक है। मतलब जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में क्या होता है? 35 वाला आता है, ठीक है। 1935 का अधिनियम आता है। बिहार एक अलग राज्य बनाया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल में राजश्री प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। क्या थी? कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? लिनलिथ-गो थे, ठीक है। नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर एक नई शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई, ठीक है। किसमें? 1935 के अधिनियम से। गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा था। 1935 के अधिनियम को ही हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। चलिए थोड़ा स्पीड में कराया गया। ओके, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, बाय बाय। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए, ये सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच।